इस चैप्टर के अंदर क्या कवर किया है, लॉजिक गेट्स के कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरह के लॉजिक गेट देख लिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इन्वर्टर या फिर एक्सओर, एक्सनॉर, ठीक है। इस तरह के लॉजिक गेट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। अब देखो, बूलियन एक साइंटिस्ट का नाम था, और अलजेब्रा जैसा कि देखते हो कि मैथ्स के अंदर अलजेब्रा पढ़ा होगा, जब कभी 11th 12th क्लास कवर किया होगा तो मैथ्स के अंदर एक यूनिट होती है अलजेब्रा, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है, एक ऐसा अलजेब्रा जो कि बूलियन ने इंट्रोड्यूस किया। अब ऐसा क्यों किया गया, ये एक अलग अलजेब्रा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब डिजिटल की बात होती है तो इसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मल मैथमेटिकल वेरिएबल नहीं होते। जैसे देखो, लॉजिक गेट में मैंने बताया था 1 और 1 का और होता है 1, जबकि हम उसे लिखते हैं 1 + 1 = 1। अगर एक नॉर्मल अलजेब्रा होता तो 1 + 1 क्या बनना चाहिए था, 2। यानी जो डिजिटल के अंदर वेरिएबल यूज होने वाले हैं वो नॉर्मल मैथमेटिकल वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर वो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करने वाले हैं तो उनके लिए हमें अलग सेट ऑफ रूल डिफाइन करना पड़ेगा, जिसे कि हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो ये जो बूलियन अलजेब्रा की बात होती है, बूलियन वेरिएबल्स पे चलता है। अब बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं, बूलियन वेरिएबल, अब बूलियन वेरिएबल होते हैं those variable which can take only two possible values। इनके अंदर सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज होती है, जबकि नॉर्मल मैथमेटिकल जो वेरिएबल्स होते हैं वो कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं, -∞ से लेकर के +∞। वही बूलियन वेरिएबल सिर्फ दो ही वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल डिफरेंट है, तो इसी के लिए अलजेब्रा के जो लॉज है वो भी डिफरेंट है। तो कोई अगर ये पूछता है बूलियन अलजेब्रा क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज डिफाइंड और दैट इज ऑपरेटेड ऑन बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल क्या है, दोज वेरिएबल व्हिच कैन टेक ओनली टू पॉसिबल वैल्यू। अब ये दो पॉसिबल वैल्यू कैसे हो सकती हैं, जैसे हाई, लो, ट्रू, फॉल्स, ऑन, ऑफ, लॉजिक 0, लॉजिक 1 और लॉजिक 0, ठीक है। इस तरह से दो पॉसिबल वैल्यूज अगर कोई वेरिएबल ले सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बूलियन वेरिएबल, ठीक है। तो इनके लिए जो रूल्स डिफाइंड है वो किसके अंदर पढ़े जाते हैं, बूलियन अलजेब्रा के अंदर। अब बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ एक्सियम्स होते हैं, या ये कह दो कुछ बेसिक लॉज होते हैं। तो एक्सियम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये बेसिक रूल्स हैं जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते, जो कि कभी वेरी नहीं हो सकते, और इन्हीं के बेसिस पे आगे के सभी रूल हमारे बूलियन के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो एक्सियम्स क्या हो गए, बेसिक सेट ऑफ रूल जिनके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो पहला एक्सियम होता है वो होता है नॉट ऑपरेशन। नॉट को और किस नाम से जानते हैं भाई, लॉजिक गेट में नॉट को क्या बोला था, इन्वर्टर। तो नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर है, और नॉट एक ऑपरेशन भी है। अब नॉट एक ऑपरेशन क्या होता है, देखो कि अगर y को लिख दिया जाए a का कॉम्प्लीमेंट तो इसे बोलते हैं नॉट। नॉट का रूल क्या होता है कि 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, या 1 का नॉट होता है 0, ऐसे ही 0 का नॉट क्या होता है 1। और इसके अंदर हम लोग और क्या जानते हैं कि अगर कभी भी दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दे तो सेम वैल्यू मिल जाती है। कैसे, देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट आया 0, दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो क्या मिल जाएगा 1। तो दो बार कॉम्प्लीमेंट करने पे सेम वेरिएबल हमें वापस मिल जाता है, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ नॉट ऑपरेशन। और इसके अंदर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर a 0 होगा तो y 1 होगा, और a 1 होगा तो y 0 होगा।
तो इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, बेसिक लॉ कि a का कॉम्प्लीमेंट a बार से रिप्रेजेंट होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेने पे सेम वेरिएबल मिलता है। और ये चीज जैसा मैंने पहले भी कई बार दोहराया है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी सेट में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव कर दिए जाते हैं तो बचे हुए एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी के सेट के अंदर कितनी वैल्यूज होती है, 2, 0 और 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट माने 0, 1 में से 1 हटा लिया, बचा क्या, 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट माने 0, 1 में से 0 हटा लिया, बचा क्या, 1। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है व्हेन वी रिमूव सर्टेन वैल्यूज फ्रॉम द सेट, द रिमेनिंग वैल्यूज इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑपरेशन होता है अपना एंड ऑपरेशन। देखो जैसा मैंने लॉजिक गेट के अंदर बताया था, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशन मस्ट बी साइमल्टेनियसली ट्रू फॉर द आउटपुट टू बी ट्रू। आउटपुट ट्रू सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों कंडीशन एक साथ हमारी ट्रू हो जाए। ट्रू को किससे दिखाते हो, 1 से, और फॉल्स को किससे दिखाते हो, 0 से। ठीक है। और ये ध्यान रखो 1 और 0 नंबर्स नहीं है, वो क्या है, लॉजिक 1 और लॉजिक 0। अब देखो एंड को किस ऑपरेशन को किससे दिखाते हैं, डॉट से। 1 डॉट 0, एक ट्रू एक फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। 0 डॉट 0, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। 0 डॉट 1, एक ट्रू एक फॉल्स, 0। और जब दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो एंड ऑपरेशन क्या कहता है, when both condition are simultaneously true then only the output is true। ट्रू का मतलब कैसे दिखा रहे हो, 1 से दिखा रहे हो, जब दोनों वैल्यू 1 होंगी तभी आउटपुट क्या आ सकता है, 1। ऐसे ही अगर एक वेरिएबल है a डॉट a, ये क्या आता है, a। इसको मैंने कैसे लिखा देखो, a है 0 या फिर 1। अब 0 डॉट 0, यहां से देखो 0 डॉट 0 क्या है, 0। 1 है, 1 डॉट 1 क्या है, 1। तो ये तो a के बराबर ही आ गया। तो यानी देखो जब नॉर्मल अलजेब्रा करते हो तो तुम क्या कहते हो, a डॉट a इक्वल टू a स्क्वायर, ये है नॉर्मल अलजेब्रा। लेकिन मैंने बोला यहाँ वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल कौन से हैं, बूलियन वेरिएबल। तो a डॉट a क्या आएगा, a आएगा इसमें, इन केस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा में वैल्यू a ही आती है। इसी को अगर आगे और बढ़ा दूं, इसी को अगर और आगे बढ़ा दूं इसी रूल को, तो ये कह सकते हो a डॉट a n टाइम्स भी ले लोगे तो भी क्या आने वाला है, a। ठीक है। a डॉट a हमेशा a के बराबर ही आता है। ऐसे अगला देखो a डॉट 1। अब देखो जैसे मान लो ये वाले दोनों प्रॉपर्टी देखो, इस वाले वेरिएबल को मैं बोल रहा हूं a, और किसके साथ डॉट ले रहा हूं, 1 के साथ। 0 का 1 के साथ डॉट लिया तो 0 आया, 1 का 1 के साथ डॉट लिया तो 1 आया। यानी ये जो वैल्यू आ रही है किसके जैसी आ रही है, a जैसी। a 0 तो ये भी 0, a 1 तो ये भी 1, यानी a डॉट 1 क्या आना चाहिए, a। तो 1 के साथ कभी भी एंड लेते हो तो आउटपुट क्या आता है, a के बराबर आता है। इसका देखो ऐसे मतलब समझ सकते हो, अगर एक कंडीशन गिवन है ट्रू तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर गया, सेकंड कंडीशन पे, कि सेकंड अगर ट्रू हुई तो आउटपुट भी ट्रू, सेकंड अगर फॉल्स हो गई तो आउटपुट भी फॉल्स। ऐसी a डॉट 0, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आउटपुट ट्रू सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो जब मैंने एक पहले से ही फॉल्स बता दिया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ऐसे देखो a डॉट a बार, इसको समझो, a0 तो a बार 1, a1 तो a बार 0, 0 और 1 का डॉट 0, 1 और 0 का डॉट 0, तो यानी a डॉट a बार क्या आएगा,
0। इसी कंडीशन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, देखो ऐसे लिख दूं, तो इसको क्या लिखोगे, देखो a डॉट a बार क्या हो गया, 0 हो गया। 0 के बाद कितनी बार भी एंड करते रहो, 0 के साथ एंड करने पे क्या मिलता है, हमेशा 0। इवन नॉर्मल अलजेब्रा की तरह भी सोच सकते हो, 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ही क्या पाओगे, हमेशा 0 ही मिलेगा, 0 के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो कि एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट ट्रू हो जाएंगे तभी आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू। अब ऐसे तीसरा जो एक्सियम होता है वो होता है और ऑपरेशन। तीसरा बेसिक ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा के अंदर, और ऑपरेशन। ठीक है, और ऑपरेशन को दिखाया जाता है प्लस से। अब और ऑपरेशन का मतलब जैसे मैंने लॉजिक गेट के अंदर भी बताया था, और क्या कहता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट मेरा ट्रू हो जाएगा। एंड कहता है दोनों को ही ट्रू होना पड़ेगा, और कहता है किसी एक से भी मेरा काम चल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? एंड माने बोथ शुड बी ट्रू टुगेदर, और माने आइदर वन ऑफ द टू कैन बी ट्रू। तो देखो अगर दोनों फॉल्स हुए तो इसने क्या बोला, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। ऐसा ऐसे याद रख लो, और का मतलब है एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू। जब दोनों फॉल्स हुए तो आउटपुट फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू हो गया तो ट्रू, दोनों में से पहले वाला ट्रू हो गया तो भी ट्रू, और दोनों ट्रू हो गए तो एटलीस्ट की कंडीशन है तब भी क्या आएगा, ट्रू। तो ये देखो ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है। नॉर्मल अलजेब्रा होता तो 1 + 1 क्या लिखते, 2, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन जो है वो एडिशन नहीं है बल्कि क्या है, प्लस साइन। यहाँ पे और ऑपरेशन बता रहा है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है ना कि ये मैथमेटिकल एडिशन है। तो अलजेब्रिक ऑपरेटर या अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों ऑपरेशन अलग होते हैं। अरिथमेटिक माने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और लॉजिकल में कौन से आते हैं, और एंड नॉट, ये सब क्या है, लॉजिकल है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ प्लस साइन इज नॉट द अरिथमेटिक एडिशन बट इट इज द लॉजिकल और ऑपरेशन, दोनों चीजें डिफरेंट होती है। ठीक है, तो 1 + 1 का मतलब क्या है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट भी क्या हो गया, ट्रू। और क्या कहता है, एटलीस्ट एक के ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो अगर सारे ट्रू है तो ट्रू हो गई, एटलीस्ट का चल रहा है, माने इससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा काम। अब देखो जैसे एंड के अंदर लिखा था, सबसे पहले a + a, ये निकालने का कोशिश करते हैं। अब a अगर 0 है यानी फॉल्स है, फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स ही आएगा, 1 है तो ट्रू प्लस ट्रू 1 ही आएगा। तो a + a कितना आया, a आया। ठीक है, ऐसे अगला देखो a + a बार, तो यहां पे अगर मैं a लिखता हूं और यहां पे a बार लिखता हूं तो a + a बार मैं जानना चाहता हूं, a अगर 0 या 1 हो सकता है। a अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 1 1, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। 1 + 0 एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू। तो ये दोनों ही केस में 1 आ रहा है तो a + a बार क्या होता है, 1। ठीक है, अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, देखो a + a अगर मैं n टाइम्स करता हूं तो नॉर्मल अलजेब्रा होता तो क्या कहते थे, n a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये क्या होगा, a। ठीक है, कितनी बार भी ऐड कर लो, a अगर ट्रू है तो सारे ट्रू है, a फॉल्स है तो सारे फॉल्स है। अगर सभी कंडीशन फॉल्स तो और का आउटपुट भी क्या आता है, फॉल्स, और सभी ट्रू तो आउटपुट भी क्या आता है, ट्रू, इसीलिए क्या आ रहा है, a। अच्छा देखो ऐसे ही अगर लिखें, अब देखो अभी मैंने प्रूव किया a + a बार क्या होता है, 1, और 1 के साथ किसी का भी और कर लो, आउटपुट क्या आएगा, 1। नहीं तो ऐसे सोच लो कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई, a + a बार 1 हो गया ना, माने a + a बार क्या हो गया, ट्रू। अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई
तो आगे कुछ भी आता रहे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एटलीस्ट 1 की कंडीशन होती है, तो ये आ गया 1। तो ये ध्यान रखना 1 के साथ किसी का भी और कर लो, यानी 1 के साथ अगर a का और किया जाए तो क्या मिलेगा 1। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन मैटर नहीं करती। एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, वहां अगर एक भी फॉल्स हो गई तो दूसरी मैटर नहीं करेगी। ऐसी और में एक भी ट्रू हो गई तो दूसरी मैटर नहीं करती है। अब ऐसे ही देखो, अगर 0 से और कर रहे हो, 0 से और करने का मतलब है कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हमने क्या बोला कि आउटपुट ट्रू होने के लिए कम से कम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। जब एक फॉल्स हो गई तो हम किसे देखेंगे, दूसरी को। दूसरी अगर ट्रू तो आउटपुट ट्रू, दूसरी अगर फॉल्स तो आउटपुट भी फॉल्स। यानी जब एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, जब एक कंडीशन लो हो जाती है, तो दूसरी लो होगी तो आउटपुट लो आएगा, दूसरी हाई होगी तो आउटपुट हाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए। तो 0 के साथ और करने पे सेम वेरिएबल मिल जाता है, जबकि 1 के साथ और करने पे क्या मिलता है, 1 के साथ और करने पे 1 मिलता है। इसीलिए देखो, कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई लॉजिक एक्सप्रेशन 1 के साथ और हो, यानी ऐसा कहीं कंडीशन दिख जाए तुम्हें कि कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो 1 के साथ और हुआ है, ये हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 यानी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो बाकी की कंडीशन कभी भी मैटर नहीं करेंगी। और ऑपरेशन क्या कहता है कि एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए, तो जैसे ही एक ट्रू हो जाती है तो बाकियों को चेक नहीं करो। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये तीन जो होते हैं, तीन को हम लोग बोलते हैं एक्सियम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी बूलियन अलजेब्रा इन तीन पिलर्स पे टिका है, एंड, और नॉट। इन तीनों की मदद से ही सब कुछ ऑपरेशन हम लोग आगे परफॉर्म करेंगे। यह सारी स्टडी हमेशा इन तीनों से ही चलने वाली है। तो ये तीनों रूल्स क्लियर है। अब देखो, बूलियन अलजेब्रा के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है एसोसिएटिव लॉ। ये चीज मैंने लॉजिक गेट के अंदर भी लिया था। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में क्या बताया था भाई, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में मैंने बताया था, अगर दोनों इनपुट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए तो भी रिजल्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन का सेम आए तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो इसमें मैंने बोला था, जैसे अगर एंड है, क्या एंड कम्यूटेटिव था, बिल्कुल कम्यूटेटिव था, ए बी इज इक्वल टू बी ए। और कम्यूटेटिव था क्या, a plus b is also equal to b plus a, and all other logic gates are also commutative। हमने देखा था सारे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। कोई भी ऐसा लॉजिक गेट नहीं था जो कम्यूटेटिव को वॉयलेट करे। लेकिन लास्ट में मैंने दो लॉजिक गेट के बारे में बात की थी, एक था इंप्लीकेशन गेट। इंप्लीकेशन गेट क्या लिखा था भाई, A implies B, इसको हमने लिखा था A बार प्लस B। ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ये A और B में सिमेट्रिक नहीं है। यानी A बार प्लस B इज नॉट इक्वल टू B बार प्लस A। जब दोनों वेरिएबल एक ही तरह से एक फंक्शन के अंदर दिखते हैं तभी उसे क्या बोल सकते हो, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव चेक करने का इजी सा तरीका है कि दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं। देखो a प्लस बी है तो a भी डायरेक्ट आ रहा है और b भी डायरेक्ट आ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। a भी है तो a b में भी दोनों वेरिएबल डायरेक्टली आ रहे हैं। a b का होल बार होता यानी नैंड, तो भी दोनों वेरिएबल एक साथ एक जैसे आ रहे हैं। तो नॉर होता है a प्लस b का होल बार, तब भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। एक्सऑर होता तो a b बार प्लस a बार b, तो दोनों में एक एक बार कॉम्प्लीमेंट आ गया तो भी सिमेट्रिक है। इसीलिए सारे गेट सिमेट्रिक होते हैं सिवाय किसके, इंप्लीकेशन के। क्यों, क्योंकि इसमें a पे तो बार आ गया लेकिन b पे बार नहीं आया। दूसरा हमने एक और लॉजिक गेट पढ़ा था लास्ट में, इनहिबिशन गेट। इनहिबिशन गेट को हमने लिखा था a बाय b
जिसको हमने लिखा था ए बी बार। तो ए बी बार इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए बार बी, तो ये भी क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। तो ये दो लॉजिक एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जो कम्यूटेटिव नहीं है। और मैंने जज करने का डायरेक्ट सीधा सा तरीका एक बताया कि ये चेक कर लो क्या दोनों वेरिएबल में वो फंक्शन सिमेट्रिक है। अगर दोनों वेरिएबल में वो फंक्शन एक जैसा नहीं दिख रहा है तो दैट ऑपरेशन कैन नॉट बी कम्यूटेटिव। ऐसे दूसरा लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ कैसे बताते थे हम, जैसे और ऑपरेशन में कैसे बताया था, जब तीन वेरिएबल का और कर रहे थे तो पहले बी और सी का और कर लो या पहले ए और बी का और कर लो, बात एक ही होती है। सेम वे में एंड में बोला था, एंड में पहले बी और सी का एंड कर लें या पहले ए और बी का एंड कर लें और बाद में सी से एंड कर लें, बात एक ही पड़ती है। तो ये दोनों ऑपरेशन क्या हैं, एसोसिएटिव हैं। और कौन से लॉजिक गेट एसोसिएटिव नहीं थे, नैंड नॉर आर नॉट एसोसिएटिव। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर जैसे तीन ऑपरेशन हमने डिफाइन किए, एंड और नॉट, इसी तरह से दो लॉज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो सभी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं सिवाय किसके, इम्प्लीकेशन और इनहिबिशन। और एसोसिएटिव कौन कौन नहीं होता है, नैंड नॉर, ये दोनों गेट ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिव नहीं होते। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं लॉजिक गेट्स के अंदर, इसीलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑपरेशन में मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में उन्हें क्लब किया जाए या किसी भी ऑर्डर में उन्हें ग्रुप किया जाए तो मेरे रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा वैसे देखो, जब हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ये बोला तुम लोग से कि बूलियन अलजेब्रा क्यों डिफाइन किया गया, ये बूलियन वेरिएबल्स के लिए डिफाइन किया गया जो नॉर्मल वेरिएबल नहीं होते या जो नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। बट फिर अगेन एक बात दिमाग में आती है कि ऐसे वेरिएबल डिफाइन के इनके लिए अलजेब्रा डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका देखो सिंपल सा रीजन ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी लॉजिक फंक्शन है, फंक्शन माने जैसे मैथ्स के अंदर फंक्शन होता है तो एक फंक्शन के अंदर दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सेम वे में लॉजिक फंक्शन होता है, लॉजिक फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो वेरिएबल होंगे, बट दोनों वेरिएबल कैसे होंगे, बूलियन वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। यानी दोनों तरफ के वेरिएबल सिर्फ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 0 या 1। ये बात समझ आ रही है। यानी अगर ऐसा लिख दोगे y इक्वल टू abc, तो यहाँ y भी सिर्फ 0 या 1 हो सकता है और a b और c भी सिर्फ क्या हो सकते हैं, 0 और 1। तो कोई भी लॉजिक फंक्शन जब हमें गिवन होता है तो मैं ये चाहता हूं वो लॉजिक फंक्शन जितना छोटा हो उतना बेहतर है। क्यों, क्योंकि कोई भी लॉजिक फंक्शन को किससे बना रहे हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या जैसा हमने यूनिवर्सल गेट डिफाइन किया था, नैंड गेट और नॉर गेट। तो अगर लॉजिक एक्सप्रेशन बड़ा है तो नंबर ऑफ गेट जो होते हैं ज्यादा लगते हैं। अगर ज्यादा गेट लगेंगे तो ज्यादा हार्डवेयर लगा है, ज्यादा हार्डवेयर की कॉस्टिंग भी क्या है, ज्यादा। तो अगर कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हो तो लॉजिक फंक्शन को छोटा बनाना होगा और इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना जरूरी है, अदरवाइज हार्डवेयर और कॉस्टिंग ज्यादा होगी और वो डिजाइन ऑप्टिमम नहीं होगा, या ये कह दो कि वो डिजाइन बेस्ट नहीं होगा। तो अगर एक बेस्ट डिजाइन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए बूलियन अलजेब्रा के लॉज यूज होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आती है। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ ली, तीन मैंने ऑपरेशन बता दिए जो मैं लॉजिक गेट में ऑलरेडी कवर कर चुका था। अब कुछ थ्योरम्स हमें पढ़नी है जिनकी मदद से किसी लॉजिक एक्सप्रेशन को मैं मिनिमाइज कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है। कुछ एक ऐसे रूल्स मैं बता रहा हूं
जिनकी मदद से तुम लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज आसानी से कर पाओगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होती है, ये कहती है भाई कि अगर एक फंक्शन ऐसा है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो इसमें देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में a तो आ रहा है, तो दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसे लिख देते हैं a प्लस बी। अब देखो डिराइव कैसे हुई, इन दोनों का ना प्रोडक्ट लो, पहली टर्म क्या आएगी a डॉट ए, फिर ए सी, फिर बी ए, फिर बी। मैंने बताया ना जब खुद से एंड लिया जाता है तो सेम वेरिएबल आता है, अभी बताया था a प्लस ए सी, बी ए तो ए बी के बराबर होगा, कम्यूटेटिव है, इन तीनों में से a कॉमन ले लो, 1 प्लस सी प्लस बी, ठीक है। अब 1 के साथ कभी भी किसी का और किया जाए हमेशा क्या मिलेगा 1, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी की मैटर नहीं करती, यानी a डॉट 1 प्लस बी सी, 1 के साथ एंड करोगे तो सेम वेरिएबल मिलता है, तो ये आ गया a प्लस बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम वैसे तो डिराइव कर सकते हो, बट अगर डायरेक्टली भी याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में हमारी काफी मदद करती है। अगर देखो इसका लॉजिक सर्किट बनाते तो पहले a और b का और किया है, तो a और b पे क्या लगा दोगे, और गेट लगा दोगे, a और b पे और गेट लगा के क्या मिल गया a प्लस बी। फिर a और c का भी और किया है, तो क्या करो a और c पे एक और गेट लगा दो, क्या मिल गया a प्लस सी। और फिर इन दोनों के आउटपुट को क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है, तो ये आउटपुट आ गया y। लेकिन राइट हैंड साइड अगर देखोगे तो इसमें हमने क्या बोला है कि पहले b और c को एंड कर लो, पहले b और c का मैं एंड कर लेता हूं, और फिर इसका और ले लिया जाए a के साथ, फिर इसका मैं और ले लेता हूं a के साथ, तो ये मिल जाएगा y। तो ये दोनों सर्किट एकदम सेम है, और इस बेसिस पे दोनों को सेम बोल रहा हूं, इनको मैं सेम बोल रहा हूं बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो इसके अंदर देखो याद क्या रखना है, जब दोनों ब्रैकेट में सेम वेरिएबल रिपीट हो जाए तो उस वेरिएबल को कॉमन निकालना है, और बचे हुए दोनों चीजों को क्या कर देना है आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जरा मुझे इसमें ये बताना, एक मैं केस दे रहा हूं, अगर ये सिंपलीफाई करने के लिए देता तो कैसे करते। अब इसमें जो a प्लस बी है वो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है भाई, तो a प्लस बी को ना एक वेरिएबल मान लो, जैसे ऐसा कह दो x इक्वल टू a प्लस बी, तो ये क्या लिखा है ब्रैकेट में x प्लस सी एक्स प्लस डी। और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती है, जब कुछ कॉमन निकल रहा हो उसे बाहर निकाला, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से जब कोई दोनों ब्रैकेट में कोई चीज कॉमन आ रही हो उसे कॉमन निकाल के बाकी दोनों का क्या कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे। अच्छा ऐसे ही बताओ, x बार प्लस y और x बार प्लस z, ऐसा मैंने लिखा है। अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है x बार, तो क्या लिख दोगे x बार प्लस yz, बची हुई दोनों टर्म्स का ले लोगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज मैं एक फंक्शन देता हूं, मुझे बताना कि इसका मिनिमाइज फॉर्म क्या होगा, तो एक बार ट्राई करके बताना। जैसे फंक्शन में कुछ ऐसा दे रहा हूं a प्लस बी बार, a बार प्लस सी, a बार प्लस सी बार, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन दे दिया, अब मैं कहता हूं इसको मिनिमाइज करो, तो एक बार ट्राई करूं, ठीक है।
तो ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज कर देना और जो लोग ट्राई कर चुके हैं वो लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो देखो इसमें देखो पहले दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो पहले दोनों ब्रैकेट में से मैंने निकाल लिया ए। बाकी बचे दोनों वेरिएबल को कर दो एंड या मल्टीप्लाई। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए बार, बाकी दोनों वेरिएबल को क्या कर दो, एंड। आज हमने देखा था एंड ऑपरेशन के अंदर बीवी बार क्या होगा, 0। खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड हमेशा आता है 0, तो ये हुआ a प्लस 0। ये क्या होगा, a बार प्लस 0। 0 के साथ किसी का भी और क्या आता है, सेम वेरिएबल, तो a बार जो कि आ जाएगा 0। तो ये लॉजिक एक्सप्रेशन क्या देगा हमें, ये लॉजिक एक्सप्रेशन हमें देता है 0। ठीक है, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, कोई भी चीज अगर दो ब्रैकेट में से कॉमन आ रही है उसमें कॉमन निकालो, बाकी बचा हुआ जो कंटेंट है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर उसे आपस में ले लो प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं मिनिमाइजेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड। अब देखो कभी भी अगर मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के बारे में बात की जाए तो हमेशा सबसे पहली चीज क्या ध्यान दोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स निकालने के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन को पहले मिनिमाइज करना जरूरी है। जब फंक्शन छोटा रह जाएगा तो उसमें लगने वाले नंबर ऑफ गेट्स भी कम हो जाते हैं। तो फंक्शन को पहले छोटा करो, कैसे करोगे, बूलियन अलजेब्रा के लॉज लगा करके उस फंक्शन को हम लोग कर लेंगे मिनिमाइज। ठीक है, जैसे पहला फंक्शन मैं दे रहा हूं, फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार। सपोज ये फंक्शन है। अब मैंने पूछा कितने गेट लगेंगे, अगर डायरेक्टली बनाओगे तो लॉजिक गेट ज्यादा लगेंगे। इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा, देखो दोनों में ए आ रहा है, ए कॉमन ले लो, क्या बचा, बी प्लस बी बार। खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ और हमेशा क्या देता है, 1। बी प्लस बी बार होगा 1, तो ये हो गया a डॉट 1 और a डॉट 1 क्या आता है, a। ठीक है, ये a आ गया। इसका मतलब है NAND गेट्स कितने लगेंगे, NAND गेट्स लगेंगे 0, यानी किसी गेट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली a और y को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसीलिए अगर मिनिमाइज कर लेते हो तो गेट्स बताना अच्छी बात है, वरना डायरेक्टली अगर बताते तो डायरेक्टली ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। अच्छा देखो ऐसे अगला एग्जांपल, ऐसे चलता जा रहा है फंक्शन। अब अगेन मैं पूछता हूं कितने मिनिमम लॉजिक गेट चाहिए, तो क्या करो, मिनिमाइज। कैसे, ए कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 प्लस बी प्लस बी सी प्लस बी सी डी एंड सो ऑन। मुझे पता है जब 1 के साथ किसी का भी और होता है तो वो क्या देता है, 1। तो a डॉट 1 फिर से क्या आ गया, a। तो कितने गेट्स रिक्वायर्ड हुए, NAND गेट, NAND गेट्स इक्वल टू 0। इसमें किसी NAND गेट की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, नंबर ऑफ NAND गेट क्या रहेंगे, 0। ठीक है, तो इसी तरह से लॉजिक एक्सप्रेशन को हमेशा मिनिमाइज करोगे और तब ये बताओगे कि कितने लॉजिक गेट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी में एक लास्ट एग्जांपल और ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फंक्शन दिया है 3 वेरिएबल का a b c और फंक्शन हमें दे रखा है a b प्लस a b बार c प्लस a b बार c बार। ठीक है, ये फंक्शन हमें दिया है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो कि इसको a b को एज इट इज रहने दो, a b बार कॉमन ले लो, क्या बना, c प्लस c बार।
खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब और किया जाता है तो क्या देता है 1, और 1 के साथ एंड क्या देता है सेम वेरिएबल। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा a, b प्लस b बार, हो गया 1, तो ये क्या आ गया a। तो इसका मतलब है इसमें कितने नैंड गेट्स की जरूरत पड़ेगी अगेन 0। तो इस तरह से मिनिमाइज करोगे ना तो बहुत बार क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि एक ट्रिक क्वेश्चन तुम्हें गिवन हो रेदर देन की तुम्हें क्या गिवन हो, रेदर देन की उसके अंदर एक्चुअल गेट हमें निकालने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रिक क्वेश्चन की तरह हमें गिवन हो। ठीक है ना, तो ये क्लियर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हमारी किस तरह से काम करती है। आगे चलते हैं, अब हम लोग अगले थ्योरम की बात कर रहे हैं। अगला थ्योरम हमारा होता है कंसेंसस थ्योरम। और देखो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम उल्टा लगाना पड़ जाए, यानी ऐसा भी हो जाए कि a प्लस बी सी को क्या लिखना पड़े a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब अगले रूल की बात कर रहे हैं, अगला रूल है हमारा कंसेंसस थ्योरम। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जब लॉजिक मिनिमाइजेशन की बात आती है। अब देखो ये क्या कहती है, अगर एक फंक्शन कभी ऐसा हो तो इसके अंदर ये वाला जो टर्म है ये रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट मतलब इसके हटने से या इसके आने से फंक्शन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, इसीलिए मिनिमाइज करने के लिए क्या कर दो, मिनिमाइज करने के लिए इसे हटा दिया जाए। तो क्या बन गया ए बी प्लस ए बार सी। अब बात है कि ये आया कैसे, ये कंसेंसस थ्योरम हमारा बना कैसे। तो देखो जरा इसको समझे, यहां थोड़ा सा काम हमें उल्टा करना पड़ेगा। BC को BC इंटू 1 लिख सकते हो। अब 1 का क्या मतलब होता है, अगर किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और कर दूं तो 1 आता है, तो 1 की जगह क्या लिख सकते थे a प्लस ए बार। तो अभी तो देखो ऐसा लग रहा होगा कि मैं मिनिमाइज कहां कर रहा हूं, बल्कि मैं तो बढ़ा रहा हूं, बढ़ गया ना ये एक्सप्रेशन। अब क्या करो, पहली टर्म और तीसरी टर्म में ए बी कॉमन ले लो, और दूसरी और चौथी में से ए बार सी। अब 1 और सी का और क्या होगा 1, तो ये बना ए बी, 1 और बी का और भी होगा 1 प्लस ए बार सी। तो इसे कहते हैं कंसेंसस थ्योरम। तो इसके लिए एक पॉइंट लिखो, whenever there are three variables and three terms each as a product of two variables, three terms each as a product of two variables with one variable appearing in both complemented and uncomplimented form, then the term containing other two variables can be removed. कहने का मतलब देखो यहाँ क्या निकलता है, यहाँ तीन टर्म है, हर एक में दो वेरिएबल है। ठीक है, और हर वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, देखो a 2 बार आया, b 2 बार आया, c 2 बार आया। जब ऐसी टर्म दिखे, और साथ साथ क्या देखना है कि एक वेरिएबल ऐसा हो जो डायरेक्ट भी आए और कॉम्प्लीमेंट में भी, यानी तीन टर्म्स हर एक में दो वेरिएबल, और एक वेरिएबल ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट भी है और अनकॉम्प्लीमेंटेड भी है, तो उस वेरिएबल वाली टर्म्स को छोड़ के जो तीसरी टर्म है उसे हटा, यानी जिसमें वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ रहे हैं उसे रहने दो, बची हुई टर्म को हम लोग हटा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंसेंसस थ्योरम। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इस पे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, बताना क्या आना चाहिए।
जैसे पहला मैं केस दे रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। देखो 3 टर्म है, तीनों में दो दो वेरिएबल है, हर वेरिएबल 2 बार आ रहा है। इसमें कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट दोनों कौन सा है, ए। तो कौन सी टर्म को हटाओगे, बी सी। तो स्टेटमेंट को रट के मत जाओ, कंसेंसस थ्योरम की एक्चुअली ये चीज यही है। ये सेम मैंने दिया है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि आइडेंटिफाई कैसे तुम्हें करना है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जो वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में आ रहा है उसको रहने दो, और बाकी तीसरी टर्म को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बताना, ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी। अब देखो अगेन 3 टर्म्स हैं, तीनों में दो दो वेरिएबल है और हर वेरिएबल 2 बार आ रहा है। अब देखो कौन सा कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट दोनों में आ रहा है, बी आ रहा है। तो कौन सी टर्म हटेगी जिसमें बी ना हो, यानी ए सी। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ए बी प्लस बी बार सी। तीसरी टर्म को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें, ए प्लस बी, बी बार प्लस सी, ए प्लस। अब यहाँ प्रोडक्ट में ना होकर के किसमें है, सम में है। तो देखो ये क्या था, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों में कंसेंसस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसओपी में लग रहा है तो पीओएस में ना लगे। इसमें भी सेम काम करना, ये देखना कि कौन सी टर्म कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट दोनों में है। कौन है, बी है। तो कौन सी टर्म हटाओगे जिसमें बी ना हो, यानी ए प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और बी बार प्लस सी। ठीक है, तो एसओपी में लग सकता है, तो साथ ही साथ पीओएस के अंदर भी लग सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल अगर लें, ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार सी। अब देखो यहां कंसेंसस थ्योरम मत लगा देना, क्योंकि देखो यहां ए भी कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट में है और बी भी कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट में, प्लस सी 2 बार नहीं आया। ठीक है, तो कंसेंसस थ्योरम यहां अप्लाई नहीं होती। ठीक है, यहां कंसेंसस मत लगा। तो अब इसमें क्या करो, इसको सिंपल वे में मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ए बी बार और ए बी में से ए कॉमन ले लो, तो बचा बी बार प्लस बी प्लस ए बार सी। बी बार प्लस बी हो जाएगा 1, ए प्लस ए बार सी। ठीक है, अब ये a प्लस ए बार सी को कैसे लिख सकते हो, इसको लिखा जाता है a प्लस सी। ये वाला रूल अभी हम लोग देखेंगे, इसे बोलते हैं RLR, रिडंडेंट लिटरल रूल। ठीक है, तो अभी के लिए इसको डायरेक्ट लिखा रहने दो, a प्लस सी। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ये बात क्लियर है? तो ये चीज कंसेंसस थ्योरम के बाद इस पे डिस्कस करेंगे कि बार हमने कैसे हटा दिया। अब एसी में देखो एक और एग्जांपल अगर देखें, ये तो बात हुई अगर एक्सप्रेशन की टर्म्स में गिवन है। अगर सर्किट की टर्म्स में होता तब इसको कैसे हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। तो एक और एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें ये बताना है कि कौन सा गेट हटा सकते हो। ठीक है, इसमें गेट बताना कौन सा रिमूव किया जा सकता है। जैसे वेरिएबल मैंने दे दिए ए बी, ए सी और बी सी। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ए तो डायरेक्ट भी जा रहा है
पहली टर्म क्या है, ए बी है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट हो गया तो दूसरी टर्म क्या है, ए बार सी है, तीसरी टर्म है बी सी। तो इसका मतलब है ए तो कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और ए डायरेक्ट भी आ रहा है, तो ए वाली टर्म्स को मत हटाओ। कौन सा गेट रिडंडेंट है, ये वाला, ये गेट क्या है, दिस इज रिडंडेंट गेट। तो रेदर देन लॉजिक एक्सप्रेशन पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को फ्रेम करूं, मैं रिडंडेंट गेट भी पूछ सकता हूं, चाहे वो एसओपी में हो चाहे फिर पीओएस में। पीओएस में होता तो क्या होता, पहले और गेट लगे होते हैं और बाद में क्या लगता, एंड गेट। देखो जैसे इसी का एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल के अंदर पहले मैं और गेट लगा दूं और बाद में मैं एंड गेट लगाऊं, तब देखो पहली टर्म क्या बनी, ए प्लस बी, दूसरी बनी ए बार प्लस सी और तीसरी बनी बी प्लस सी। तब भी यही वाला गेट रिडंडेंट गेट है, क्योंकि बाकी दोनों गेट में ए और ए बार दोनों आ रहे हैं, जबकि तीसरे गेट में सिर्फ क्या आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। तो तीसरे गेट को हम लोग रिडंडेंट गेट बोल करके हटा सकते हैं, यानी उससे बनने वाली जो सम टर्म आएगी, यानी पीओएस की जो टर्म आएगी वो रिडंडेंट होगी और उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, जब कंसेंसस थ्योरम की बात हो रही है तो इसका दूसरा वर्जन कौन सा है, पीओएस वाला है, b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। तो इसके दो वर्जन है, एक एसओपी के अंदर और एक पीओएस के अंदर, ठीक है। तो ये वाला रूल याद रहेगा। अब देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन एक और, मान लो मैं एक फंक्शन दे रहा हूं f इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू वाई जेड और टी। सपोज ये, अब देखो पहली टर्म में x आ रहा है, दूसरी टर्म में x बार आ रहा है, और तीसरी टर्म में जो बचे हुए दोनों y और w आ रहे हैं, तो ये वाली टर्म रिडंडेंट हो जाती है और इस टर्म को हम लोग यहां से हटा सकते हैं। तो इसको क्या लिख लोगे, एक्स वाई प्लस एक्स बार डब्ल्यू। तो ऐसा मत सोचना कि तीसरी टर्म में सिर्फ दो ही लिटरल होने चाहिए। लिटरल का मतलब होता है जो एबीसी लेटर हैं इन्हें लिटरल बोला जाता है। तो तीसरी टर्म में दो ही लिटरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो दो हो और उनके अलावा कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ बीसी के आगे डी ई एफ जी कुछ भी लिखा रहे तब भी इस टर्म को हटाया जा सकता है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। इतनी बात समझ आती है कि कितने भी टर्म्स रहेंगे हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, बट ये दो का होना जरूरी है। और यहां मैंने एक और चीज तुम्हें बताई, लिटरल। लिटरल का मतलब क्या होता है, जो अल्फाबेट्स होते हैं एबीसी जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज हो रहे हैं इन्हें क्या बोलोगे, लिटरल। अगर कोई बोलता है इस फंक्शन में कितने लिटरल हैं, इस फंक्शन में 3 लिटरल हैं, एक्स वाई और डब्ल्यू। ये फंक्शन के अंदर 3 लिटरल है, ठीक है ना। तो लिटरल्स भी काउंट कराए जा सकते हैं। लिटरल माने नंबर ऑफ वेरिएबल ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अभी एक रूल का यूज किया था जो कि मैंने बोला था जिसका नाम है रिडंडेंट लिटरल रूल, RLR। अब ये क्या कहता है, x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखो ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं, एक चीज समझना, इफ x इक्वल टू 1, जरा लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर x 1 आता है 1 प्लस 1 का बार क्या होगा 0, 1 का किसी के साथ भी और करोगे क्या आएगा 1, और अगर x 0 आता है तो देखो 0 प्लस 0 का बार, 0 का बार क्या होता है 1, तो 0 प्लस 1 इंटू वाई, 1 का अगर किसी के साथ भी एंड करो सेम वेरिएबल आता है y। अब जरा RHS चेक करो, x 1 है
1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई क्या होता है 1 होता है। x 0 है, 0 प्लस वाई क्या होता है y, यानी दोनों साइड सेम वैल्यू आती है। तो कैसे पहचानोगे, अगर एक वेरिएबल खुद में और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंटेड वाले को हटा सकते हो। तो देखो ऐसे अगर मैं लिखता, अब क्या लिखते इसे, इसको लिखते x बार प्लस y। ऐसा मत करना कि x बार हटा दो xy लिख दो, यानी जो दूसरे वेरिएबल के साथ वाली टर्म है उसे हटा सकते हो। हमेशा कौन सा लिटरल रिमूव कर सकते हो, जो दूसरे वेरिएबल के साथ है, जो अकेला खड़ा है उसे रिमूव मत करना। इतनी बात क्लियर होती है। तो इसको बोलते हैं रिडंडेंट लिटरल रूल। दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम आता है, इसीलिए मैं उसमें से एक वेरिएबल को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो रिडंडेंट यहाँ पूरी टर्म नहीं है, रिडंडेंट इस टर्म में एक लिटरल है। कौन सा लिटरल है, x बार। तो इस लिटरल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कंसेंसस थ्योरम रिडंडेंट टर्म को रिमूव करती है और RLR एक रिडंडेंट लिटरल को रिमूव करता है, पूरी टर्म को नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, जिसके बारे में मैंने लॉजिक गेट्स के अंदर भी एक दो बार नाम लिया है, which is called as डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बूलियन अलजेब्रा की। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कभी दो वेरिएबल या चलो तीन वेरिएबल है, इनके एंड पे बार लगा है, एंड करके बार लगा है, तो क्या करो, बार को हर एक पे डिवाइड कर दो और एंड की जगह और कर दो। तो बार आया ए पे, एंड की जगह और, बार आया बी पे, एंड की जगह और, बार आया सी पे, एंड की जगह और। इसका मतलब whenever an expression has multiple terms containing a complement, then complement is divided onto each term and or operation are reversed। ऐसे ही देखो, उल्टा क्या होगा कि तीनों का और है, ऊपर बार लगा है, अब क्या करो, बार को डिवाइड कर दो और की जगह क्या कर दो, एंड। सिंपल सा काम करना है, जब पूरे एक्सप्रेशन पे बार हो तो बार को हर टर्म पे अलग अलग ले जाओ और जहां एंड है वहां और कर दो और जहां और है वहां एंड कर दो। अच्छा एक बार ये बताओ, ये अलग होता, तो सबसे पहले क्या करो, बार को अलग अलग कर लो, यहां एंड है इसकी जगह और कर दो। अब a प्लस बी का बार, इसमें भी बार अलग अलग कर लो, और की जगह एंड किया। तो इस तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। क्या करना है, द कॉम्प्लीमेंट इज डिवाइडेड ऑनटू ईच टर्म एंड ऑपरेशंस आर एक्सचेंज्ड। जहां और है वहां एंड और जहां एंड है वहां और। ठीक है, इस तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आई, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते थे, ये क्या है, एक नैंड गेट है और ये क्या है, इन्वर्टेड इनपुट है और क्या हो रहा है, और। तो यही चीज हमने लॉजिक गेट में बोली थी, नैंड गेट इज इक्वल टू इन बबल्ड और, नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड एंड। ये चीज हमने लॉजिक गेट के अंदर भी पढ़ी थी। नैंड को बना सकते हो बबल्ड और से और नॉर को बना सकते हो बबल्ड एंड से। और वो आया कहां से है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली हमारा आया है डी मॉर्गन्स थ्योरम से। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम से ही ये बात हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं। अब इसके बाद देखो, इस वीडियो के लिए लास्ट थ्योरम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शैनन्स एक्सपेंशन थ्योरम। ये थ्योरम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आने वाली है, इसलिए इस थ्योरम को समझो पहले। तो इसके अंदर ज्यादा हमें कुछ एफर्ट नहीं करना है। अगर इस तरह का एक फंक्शन है, अब तुम इस फंक्शन में से एक वेरिएबल हटाना चाहते हो, जैसे मैं कह दूं सपोज मुझे a हटाना है, तो क्या करोगे, a डॉट
F1 B C D एंड सो ऑन। ए की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, प्लस ए बार और ए की जगह रख दो 0। तो ये जो थ्योरम होती है, ये थ्योरम हमारी काम आती है के मैप के अंदर। और इसी का पीओएस वर्जन क्या होता है, इसी का पीओएस वर्जन ये होता है a प्लस एफ 0 B C D इंटू ए बार प्लस एफ 1 B C D। ये इसका पीओएस वर्जन है। तो के मैप में क्या होता है, देखो जब हम के मैप पे पहुंचेंगे तो 4 वेरिएबल तक का के मैप इजी होता है, लेकिन जब 5 वेरिएबल में आ जाता है तो मैं क्या करता हूं, उसमें से जैसे ए कॉमन निकाल लिया, अब अंदर कितने वेरिएबल बचेंगे, 4। तो 2 4 वेरिएबल के मैप में उसे तोड़ दूंगा। तो शैनन की जो एक्सपेंशन थ्योरम है के मैप के अंदर काम आने वाली है। इसमें हम करते क्या है कि एक वेरिएबल को बाहर लेकर के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस कर लेते हैं। बट जहां पहले एक ही फंक्शन था, कितने फंक्शन हो गए, 2। तो नंबर ऑफ फंक्शन तो बढ़ गए, बट हर फंक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो हमारे घट गए। तो शैनन एक्सपेंशन थ्योरम इज यूज्ड इन K-map in order to design the K-map having more number of input variable। ठीक है, तो ज्यादा ऑर्डर का K-map जब बनाओगे, ज्यादा वेरिएबल का K-map, उसे कम वेरिएबल के K-maps में तोड़ लेंगे। वेरिएबल कम होंगे लेकिन नंबर ऑफ K-map क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने ही थ्योरम्स कवर करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो क्या क्या थ्योरम आज हमने कवर किए, तो जो चीजें तुम्हारे लिए ट्रिवियल थी, 3 एक्सियम हमने कवर किए, एंड और नॉट, ये तो काफी ट्रिवियल थे। इसके अलावा थ्योरम क्या क्या कवर हुई, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है, इसके अंदर हमने बोला a प्लस बी सी इज a प्लस बी a प्लस, चाहे उल्टा लिख लो। इसके अलावा दूसरी थ्योरम कवर हुई कंसेंसस थ्योरम, इसके अंदर हमने बोला ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज ए बी प्लस ए बार सी। रिडंडेंट लिटरल रूल, a plus a bar b is a plus b। डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी का बार इज ए बार प्लस बी बार, या a प्लस b का बार इज a बार b बार। और लास्ट में शैनन्स एक्सपेंशन थ्योरम। तो शैनन एक्सपेंशन थ्योरम तुम्हारी बूलियन अलजेब्रा में काम नहीं आएगी, ये के मैप में यूज होती है। लेकिन बाकी की जो हमने थ्योरम्स आज कवर किए, ये तुम्हें लॉजिक मिनिमाइजेशन के काम में आएंगी। और जैसा मैंने बताया, लॉजिक मिनिमाइज करने के पीछे पर्पस क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स इन द लॉजिक एक्सप्रेशन सो दैट द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम रिड्यूस। ठीक है, तो लॉजिक मिनिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिजिटल के अंदर, वरना कॉस्टिंग हर एक डिवाइस की बहुत ज्यादा हाई है। तो कॉस्ट मिनिमाइज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके आगे बूलियन अलजेब्रा के अंदर बाकी की बातें हम लोग अगले वीडियो के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग वाइंड अप कर पाए। थैंक यू।